नीट को लेके आपके मन में जो भी सवाल, जो भी दुविधा, जो भी परेशानी आप तक आ रही थी, अब वो नहीं आएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में सारे सवाल जो आ रहे हैं नीट को लेके, या कितने नंबर का होता है, क्या मैं एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, कितने मार्क्स मुझे लाने पड़ते हैं मेरे फेवरेट कॉलेज में जाने के लिए, इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले दोस्तों, जो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ या अपील करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आप में से ज्यादातर बच्चे या फिर सारे ही बच्चे किससे होंगे, साइंस स्ट्रीम के होंगे। साइंस स्ट्रीम में आप या तो पीसीबी से होंगे, या तो पीसीएम से होंगे, या फिर पीसीएमबी से होंगे। किसी भी स्ट्रीम से हो, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ भाई, पीसीबी का मतलब नीट नहीं होता और पीसीएम का मतलब जेई नहीं होता। ये बात आप मन में बिठा लीजिए, ये स्टीरियोटाइप आप अपने मन से निकालिए। अगर मैंने पीसीबी ले लिया है तो मुझे नीट देना ही देना है, नहीं भाई। आपने बायोलॉजी पढ़ी, आपका मन हो सकता है, आपने बाय चॉइस पढ़ी, आपको पसंद था बायोलॉजी पढ़ना, आपने पढ़ी, मैं बायोलॉजी पढ़ के मेरा मन है मैं नहीं लूंगा नीट। नीट जैसे एग्जाम में ऐसे ही कूद जाना सही नहीं है, ठीक है। नीट एक अच्छे लेवल का एग्जाम है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है वर्ल्ड में। आपको किसी की वीडियो देख के मोटिवेट होके, या किसी का आपने वो देख लिया, पड़ोस में किसी ने निकाल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, इन सब चीजों को देख के आपको नीट जैसे एग्जाम में कूदने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद को पहचानिए, कितने आवर्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स की स्टडी जरूरत होती है, उसे देखिए। क्या आप उतना बैठ पाते हैं, क्या आपके स्कोर उस हिसाब से रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, क्या आपकी परफॉर्मेंस उस हिसाब से रही है। आप अपने आप से सच बोलिए, अगर आप कर सकते हैं तभी ऐसे एग्जाम में पार्ट लेना सही है, अदरवाइज नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी और के कहने के दबाव में आप किसी भी एग्जाम में आपको नहीं कूदना चाहिए। आप अपने आप को पहले चेक कीजिए, क्या आप तैयार हैं मेंटली और फिजिकली इस एग्जाम को टैकल करने। अगर आप तैयार हैं तभी आपको ऐसे एग्जाम में पार्ट लेना चाहिए, अदरवाइज किसी के भी दबाव में आके, किसी भी प्रेशर में आके ऐसे एग्जाम में पार्ट नहीं लेना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है आपको, ठीक है। फिलहाल जिस मुद्दे के लिए वीडियो बनी है उसके लिए उस पर बात करते हैं, और आप अगर आप नीट देना चाहते हैं तो कैसे कैसे क्या क्राइटेरिया रहता है इस पे बात करते हैं। चलिए देखते हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी इसमें। सबसे पहले है कि भाई नीट होता क्या है। तो नीट एक प्री मेडिकल टेस्ट है। प्री मेडिकल टेस्ट जो पहले के जमाने में इंडिया में किस नाम से जाना जाता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से। फिलहाल इसका नाम क्या है, नीट। नीट बोले तो नेशनल एलिजिबल एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट से आपको कॉलेज दिया जाता है, कौन सा, कोई भी कॉलेज इंडिया में, और एमबीबीएस और बीडीएस। एमबीबीएस डिग्री का नाम होता है, बीडीएस में डिग्री का नाम होता है। ध्यान सुनिए, आप नीट का एग्जाम, ये एंट्रेंस एग्जाम है, आपने क्लियर किया, आपको एक कॉलेज मिलेगा, उस कॉलेज में आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको डिग्री मिलती है, उस डिग्री का नाम क्या है, एमबीबीएस, ठीक है, क्लियर। डिग्री इसमें 5 ईयर की होती है और बीडीएस 2 साल की होती है, ठीक है। बीडीएस डेंटल वाले होते हैं ना, बीडीएस डेंटल वाले होते हैं, और एमबीबीएस नॉर्मली पूरा जो हम बॉडी का पढ़ते हैं उसमें आता है, क्लियर। अच्छा, अब सवाल है कि भाई क्या नीट एक ऑप्शन है, तो आंसर है नहीं भाई, नीट ऑप्शन नहीं है। और भी काफी चीजें हैं, जैसे आप यूनानी, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन सर्जरी, नेचुरोथेरेपी, वेटरनरी, नर्सिंग, एम्स, यूनानी, फिजियोथेरेपी, ये सब ना थोड़ा योग से रिलेटेड, या हमारी आयुर्वेदा मेडिसिन, इन सब की जो स्टडी होती है ना, वो सब इस सब स्टडीज में आती है। मैं इस पे फिर रवि या और भी जो पीसीबी के ऑप्शंस हैं या साइंस के और भी जो ऑप्शन है उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल आगे, तो भाई पेपर कैसा होता है। तो भाई पेपर में 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं भाई, 200 एमसीक्यू आते हैं, क्लियर है। 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक करेक्ट आंसर होता है, जैसे कि आप एमसीक्यू आपने बचपन से दिए हैं। 3 सब्जेक्ट होते हैं उसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, बोटैनी और जूलॉजी। बोटैनी मतलब पेड़ पौधे, जूलॉजी मतलब मनुष्य, जीव जंतु, ये सब, ठीक है। 50 क्वेश्चन ईच कैटेगरी के होते हैं, 50 क्वेश्चन ईच कैटेगरी के होते हैं। तो 50 50 50 मतलब देखो, इसके 50, इसके 50 और इसके 50 और इसके 50, ठीक है। अकेले बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन होते हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं। ध्यान समझो, फिजिक्स के 100, केमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50 और बायो के 100, जिसमें 50 होंगे जूलॉजी के और 50 होंगे बोटैनी के। इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं।
पेपर होता है आपका 200 मिनट का, 200 मिनट का एग्जाम होता है। आवर्स में 3 आवर 20 मिनट्स आपको मिलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से पेपर आपका 2 बजे दोपहर में स्टार्ट होता है और 5:20 तक चलता है। लास्ट ईयर जब पेपर हुआ था तो 13 भाषाओं में पेपर लिया गया था, ठीक है। उसमें इंक्लूडेड इंग्लिश भी थी और ज्यादातर बच्चे इंग्लिश में एग्जाम देते हैं, इंग्लिश और हिंदी। पेपर की बात करें तो पेपर आपका 2 सेट में आएगा, एक सेट ए और एक सेट बी। सेट ए में 35-35 यानी फिजिक्स में 35, केमिस्ट्री में 35, बोटैनी में 35 और जूलॉजी में 35 सेट ए में होंगे। ये 35 से 35 क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। सेट बी में बात करूं ये तो 15 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। ये 15 के 15 कंपलसरी नहीं होते, इसमें से सिर्फ 10 करने होते हैं आपको। तो 35 और 10 45 क्वेश्चन होते हैं। क्लियर? इतने क्वेश्चन आपको परफॉर्म करने होते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 180 क्वेश्चन ना, 45 180 क्वेश्चन आपने परफॉर्म करने, यानी जो मैंने बताया टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। 200 में से जितने परफॉर्म करने हैं 180 परफॉर्म करने हैं। पर इन वाले 35 में चॉइस नहीं है, इन वाले 15 में चॉइस है। क्लियर? अच्छा जी, आइए कह रहा है आप एग्जाम देने के एलिजिबल कब हैं? अगर 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो कुछ नहीं, आप सिंपल से ऐसा समझ लीजिए कि आपकी एज अबव 17 होनी चाहिए। 17 साढ़े 17 तक अगर आपकी उम्र है तो आप एग्जाम देने के लिए पूरी तरह एलिजिबल हैं नीट का। उसके बाद 12th में आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? तो कह रहा भाई 50% अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर SC ST OBC या अदर कोई कास्ट से आते हो तो आपको 40% पे भी एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। या रिजर्व सीट की बात है कि भाई 15% सीट्स SC के लिए रिजर्व होती है, ST के लिए 27% और OBC के लिए 7.5%। तो दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई बच्चों को मैंने कंप्लेन करते हुए देखा है बाद में कि यार उनको तो इतने पे मिल जाता है, इनको कब में मिल जाता है। भाई देखो, जब तक सिस्टम है सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपको एग्जाम के बाद बताया जाता है कि उनके लिए इतना रिजर्व है, आपको पहले से पता है उनके लिए रिजर्व है, उनको कितने नंबर लाने हैं, आपको कितने नंबर लाने हैं, सारी चीजें आपके सामने होती हैं। तो आप कंप्लेन करने करके कुछ नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करो। जब तक चीजें नहीं बदलती तब तक जैसा चल रहा है आपको एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फालतू का ड्रामेबाजी से कोई काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ोगे तो ये आपको मार्किंग स्कीम है। 45 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का +4 मार्क्स मिलता है और गलत क्वेश्चन का 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो यानी 45 क्वेश्चन आप करोगे तो 45 क्वेश्चन कितने बनेंगे? 180 180 180 180, टोटल कितने हो रहे हैं? 720। टोटल 720 मार्क्स का पेपर ये होता है। क्लियर? इसमें देखो बता रहा है कि करेक्ट आंसर के लिए आपको +4 मिलते हैं और एक गलत आंसर के लिए -1 कम हो जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जब एग्जाम नीट का एग्जाम लीक हुआ, इस सब पे चर्चा चल रही थी, सारे टीचर यही बोल रहे थे कि किसी भी बंदे के या तो 720 आते हैं या तो 715 आते हैं, 719 तो आ ही नहीं सकते। 719 कैसे नहीं आ सकते? मान लो उसने सारे के सारे क्वेश्चन सही किए हैं तो 720 आएंगे? बिल्कुल नहीं है। अगर बंदे ने एक क्वेश्चन गलत किया है तो ध्यान समझो, तो उसने एक क्वेश्चन गलत किया है तो एक गलत क्वेश्चन करेगा तो उसको 4 नंबर नहीं मिलेंगे, मतलब 4 नंबर कम होने चाहिए। एक गलत क्वेश्चन किया है, कितने होने चाहिए? 716। क्लियर? अब गलत किया है तो उसका 1 मार्क्स और डिडक्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग। तो इसलिए उसके नंबर कितने बनते हैं? 715। तो अगर आप सारे क्वेश्चन सही करते हैं तो 720 और 720 के बाद जो नंबर पॉसिबल होता है वो 715 होता है। जबकि इस साल बच्चों के 719 718 716 ऐसे ऐसे नंबर आए थे जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थे नीट में आना। पर फिर उसके बाद ये बात एनटीए ने बोली कि हमने क्या किया था, रेस मार्किंग नहीं थी, रेस मार्किंग के बेसिस पे ये नंबर्स आए हैं बच्चों के। ठीक है, रेस मार्किंग जिनको नहीं पता, रेस मार्किंग होती है कि जैसे किसी एग्जाम में बच्चा पहुंचा, अब मान लो कोई सेंटर है वहां पर कुछ किसी दुविधा की वजह से कुछ ऐसी आपदा आ गई, एग्जाम लेट स्टार्ट हुआ या कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो उन बच्चों को थोड़े से मार्क्स बढ़ा के दे दिए जाते हैं। दैट्स कॉल्ड रेस मार्किंग। ठीक है, इस वाले केस में पूरी तरह क्लियर नहीं है कि रेस मार्किंग किस आधार पे दी गई, किस बेसिस पे दी गई है और किन को दी गई है, वो उनका मैटर है, हम उसमें नहीं पढ़ते हैं। आगे ये कुछ कैटेगरीज हैं और नीट कट ऑफ है। ठीक है, मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बता देता हूँ इस टाइम के जो हालात हैं। अगर आप जनरल हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के बिलोंग करते हैं तो भाई आपको एटलीस्ट 650 स्कोर करना है।
नेक्स्ट ईयर जब आप अटेम्प्ट देंगे 25 में, तो आपको 650 टू 660 आपका टारगेट होना चाहिए जनरल कैटेगरीज के लिए। साथ ही SC ST SC OBC के लिए भी सेम मैं यही बोलूंगा 590 तक आपका टारगेट होना चाहिए। अगर इतना आप स्कोर कर पाते हैं 720 में से, तो आपको आराम से एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा या मिल जाएगा, और बहुत अच्छे से आप अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे। क्लियर? ये पढ़ाई का पैटर्न है, ठीक है, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। फिलहाल मैं ये डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, इसलिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि किस पैटर्न से आपको पढ़ना चाहिए, कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, कितने आवर्स पढ़ के आप नीट निकाल सकते हो, ठीक है, कितना टाइम किसी को देना चाहिए। देखो आवर्स वाला तो फंडामेंटल होता है, कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, फिर भी एक सर्टेन आवर होता है भाई बैठने, तो कुछ तो लिमिट होती है भाई, 4-5-6 घंटे तो एवरेज बैठना ही पड़ेगा ना। इस टर्म से मैं बात कर रहा हूँ, इस पर कभी और बात करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी जानकारी नीट को लेके। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको कितने एग्जाम, मतलब कैसा एग्जाम कब होगा, कितने नंबर आपको लाने हैं, ठीक है, आपको अंदाजा लग गया होगा अगर आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि ऐसे ही एग्जाम में नहीं कूदना है, अपने माइंडसेट को अच्छे से बना के, सबसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों सबसे जरूरी होता है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट वीक है तो आपको हर 2 दिन पे ऐसा लगेगा कि यार मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। नहीं, आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर करना होगा कि नीट करने की चॉइस आपकी होनी चाहिए, किसी और की नहीं। नहीं तो आप दूसरों को दोष देते रहेंगे और पूरा साल ऐसे ही खराब करते रहेंगे, अपनी लाइफ स्पॉइल कर देंगे। आप अंदर से भी खुद को खत्म करेंगे और बाहर से फिजिकली तो आप खत्म हो ही रहेंगे, ठीक है। इसलिए किसी भी के भी दबाव में आके आपको जरा सा भी कोई वो नहीं लेना, आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए नीट करना। बाकी अगर नीट नहीं करना, पीसीबी पढ़ना चाहिए, पीसीबी जानने के लिए पढ़ो ना, पढ़ने के लिए पढ़ो, ठीक है, क्यों नीट निकालना है, ठीक है। और भी संसाधन है, और भी तरीके हैं जीवन यापन करने के, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, सी यू।